हेलो, वेलकम टू मेंटर्स ज्ञान। ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसको कहते हैं नोहडोरा। नोहडोरा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक चित्रकला है। ये दीवारों में उकेरी जाती है। जब पहले मिट्टी के घर बनते थे तो उसके ऊपर में फूल, पत्ती, जानवर इस तरह के चित्र बनाए जाते थे ताकि घर सुंदर दिखे। इसी तरह का उत्तराखंड की एक और कला है, सवनाही कहते हैं। अभी सावन के महीने में ही सवनाही गोबर को ऐसे 4 हाथ में लिया जाता है या 3 हाथ में, और घर के चारों ओर ऐसे लाइन खींचा जाता है। इसको सवनाही कहते हैं। ऐसी ही बहुत सारी छत्तीसगढ़ की चित्रकलाएं हैं, जिनमें गोदना भी एक चित्रकला है, जो कहाँ पे होता है? हाथ में होता है, शरीर के अन्य भागों में होता है। इसको छत्तीसगढ़ी में टैटू कहते हैं। और कोई यदि आपको चित्रकला याद आ रही है तो कमेंट में बताइए। याद तो मुझे आ रहा है, लेकिन सब कुछ मैं ही बताऊंगा तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? तो ऐसे छत्तीसगढ़ की चित्रकलाओं को देखिए, जानिए। अलग अलग त्योहारों के समय पे क्या क्या होता है, अगर त्योहारों के साथ आप उनको याद कर लेते हैं, आपको बाद में आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी मैं 2-4 आपको चित्रकलाओं के बारे में बता देता हूँ। चौक पूरना, जो गुरुवारी पूजा के में चौक पूरा जाता है, एक वो हो गया। दूसरा, धान से भी चौक पूरा जाता है, आटे से चौक पूरा जाता है। आप सभी को पता ही होगा। आटे कन्हैया बनाना, ठीक है? अभी आएगा ना भादों में, कृष्ण जन्माष्टमी आएगा, उस समय क्या होगा? आटे कन्हैया दीवार में बनाते हैं। ये सारी चित्रकारी छत्तीसगढ़ की चित्रकारी है। समझ में आ गया? तो इन चित्रकारियों को देखिए, सीखिए। प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। छत्तीसगढ़ को जानेंगे तो छत्तीसगढ़ के अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे। अभी आज का करंट अफेयर चालू करने वाले हैं। आज के करंट अफेयर में प्रीलिम्स, मेंस सब समाहित हो जाते हैं। मेंस में करंट अफेयर को कैसे यूज़ करेंगे ये बताया जाएगा, और आपको ये समझाया जाएगा कि इन सब में प्रीलिम्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन सा है। ठीक है? पहला न्यूज़ देख रहे होंगे आप, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में है। गंगोत्री ग्लेशियर का आकार कितने % बढ़ गया है? 18%। ठीक है? ये जो 18% ग्लेशियर का आकार बढ़ा है, ये फायदे की चीज़ है। ठीक, अब गंगा बेसिन में सर्दियों में भी रहेगा पर्याप्त पानी। गंगा बेसिन मतलब गंगा नदी जहाँ से निकलती है, उसके बाद वो पश्चिम बंगाल में आगे जाकर जहाँ गिर जाती है, तब तक की बात हो रही है। वैसे भी वर्ष भर में पानी रहता ही है, पर अब सर्दियों में भी इस क्षेत्र में पानी रहेगा, ऐसा बताया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप झेल रही गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लोबल वार्मिंग का प्रकोप कोई ग्लेशियर कैसे झेलता है? तो वो जल्दी पिघल जाता है। ठीक है? जल्दी पिघल जाकर अगर वहाँ पे बर्फ़ नहीं जमी हुई है तो वर्ष भर पानी मिलना मुश्किल होता है। इस तरह का ग्लेशियर आप 2 भाग में देख पा रहे होंगे। एक तो महाद्वीपीय भाग जो कि अंटार्कटिका या आर्कटिक में है, और दूसरा क्षेत्रीय भाग में होता है। ठीक है? जैसे ये गंगोत्री है, ऐसे ही सियाचिन, बाल्टोर और ससाइमी, इस तरह के और ग्लेशियर्स हैं भारत में। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय में पाए जाते हैं। अगर आप ऊपर उसके जाएंगे तो पामीर के पठार में दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर पाया जाता है। कमेंट में बताइएगा उनके नाम। ठीक है? एक ही है दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जो पामीर का पठार यानी चाइना के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है, अगले स्लाइड में हम देखेंगे। ठीक, तो ग्लोबल वार्मिंग से गंगोत्री ग्लेशियर का पानी जो था 87 साल में 1700 मीटर पिघल गया था। ग्लेशियर का पिघलने का मतलब है जितना बड़ा पत्थर, वो बर्फ़ का पत्थर है, वो पिघल करके कम हो जाना। और ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वह क्या करती हैं? पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। अब ये प्रदूषण ज़्यादा हो गया, इसीलिए ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प और ओजोन, ये जो हमारे ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये छत्तीसगढ़ के माफ़ करिएगा, दुनिया के, पृथ्वी के चारों ओर क्या बना देते हैं? आवरण बना देते हैं। इसके अंदर में जो अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आई होती हैं, या फिर इंफ्रारेड रेज जो अंदर आई हुई हैं, इनको ये बाहर नहीं जाने देती और पृथ्वी का तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है? तो इसी ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और बाढ़ जैसी समस्या हमको बाद में देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात? अब ये फ़ायदे वाली बात है कि ग्लेशियर में आकार जो है वो 18% बढ़ गया है। आइए देखते हैं ऐसे ग्लेशियर्स हमारे
भारत में कौन कौन से पाए जाते हैं। उससे पहले ग्लेशियर क्या होता है, तो पहाड़ी इलाकों में गतिशील बर्फ का परत पाया जाता है। इसी गतिशील बर्फ के परत को ग्लेशियर कहते हैं। या तो ये किसी झील के ऊपर होगा या फिर भूमि के ऊपर होगा और बहुत बड़ा ऐसे बर्फ का पत्थर के समान पे होगा, इसको ग्लेशियर कहेंगे। वहीं से पिघल करके पानी निकलता है। गंगोत्री ग्लेशियर है, मतलब वहाँ से क्या निकलती है, गंगा। किस क्षेत्र में है ये, उत्तराखंड क्षेत्र में है। ठीक है। अब भारत के प्रमुख हिमानी ही हिमनद है, हिमनद ही ग्लेशियर है। ठीक है। तो ये जो हिमनद है कौन कौन से हैं भारत के इंपॉर्टेंट, तो सियाचिन, बाल्टोरो या बाल्टोरा होता है, हिस्पर, बियाफो, रीमो, रूपल और ससाइमी। ठीक। सबसे बड़ा है इसमें सियाचिन ग्लेशियर भारत का ही सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्लियर है। कहाँ पे है ये, काराकोरम दर्रा में है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, कश्मीर है ये, पहले जम्मू एवं कश्मीर में था, अब लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा, काराकोरम दर्रा या फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी में ये सभी ग्लेशियर पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ा ससायमी है, माफ़ करिएगा, सबसे बड़ा सियाचिन है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। कुछ हिमाचल प्रदेश के भी ग्लेशियर्स हैं। पहला 12 शिगरी, दूसरा छोटा शिगरी, तीसरा ढाका। ये ढाका पश्चिम बंगाल की राजधानी नहीं है, ढाका नाम से ग्लेशियर ही पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। ये 12 शिगरी, छोटा शिगरी, 12 को बड़ा नाम से याद कर लो, आसान से याद रहेगा। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहाँ पे भी ससाइमी बोलते हैं। तो ससाइमी उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। मिलाप यहाँ स्थित है। बदरपुछ या बंदरपुछ यहाँ स्थित है। केदारनाथ के पास भी एक झील, जिसको झील वो जो बर्फ जम गया इसीलिए उसको हिमानी कहते हैं, या हिमनद या ग्लेशियर कहा जाता है, स्थित है। कहाँ पे, ये उत्तराखंड में। ठीक। इनके सीक्वेंस को याद रखिएगा। सीक्वेंस का मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उन राज्यों के हिसाब से आपको उन ग्लेशियर्स को याद रखना है। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चैट जीपीटी अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो इसका पॉजिटिव यूज़ करना उपयोग करिए, क्योंकि चैट जीपीटी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं। कहीं पे ऐसा कहा गया है कि जब चैट जीपीटी का आज से 5 साल बाद जो एडवांस लेवल आएगा वो हंसेगा किस पे, चैट जीपीटी 4 पे। अब ये चैट जीपीटी 4 क्या है, अभी वाला चैट जीपीटी, वो ऐसा हंसेगा कि मैं ये बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। आप सभी अपनी लाइफ में अगर पास्ट में जा कर के देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटी मोटी गलती किए होंगे। वो अभी आपको छोटी मोटी गलती लग रहा होगा, उस समय बहुत बड़ी गलती थी और आप खुद पे हंसते हैं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैंने ये क्या बेवकूफ़ी कर दी। ऐसे ही चैट जीपीटी आज से 5 साल बाद अपने चैट जीपीटी 4 के नाम से हंसेगा, ये करता था मैं, इतना कम कर पाता था, बस ऐसे ही कर पाता था। स्टिल 5 साल बाद की बात नहीं करते हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आज की बात करते हैं। ठीक है। चैट जीपीटी में क्या कर सकते हैं हम, कस्टमाइज करने पर मिलेंगे बेहतर जवाब, और फोटो का क्या कर सकते हैं हम, एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब इससे चैट करने के साथ साथ अब आप फोटो भी भेजेंगे और उस फोटो का आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप इससे बात कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे समझना है, ये चैट करने वाला एक बॉट है। ठीक है। चैट जीपीटी एक चैट बॉट है। पिछले साल मध्य प्रदेश पीएससी में एक क्वेश्चन आया था, चैट जीपीटी किस कंपनी का है या किस कंपनी से संबंधित है। बहुत सारे लोग माइक्रोसॉफ्ट लगाए पड़े थे, ओपन एआई का है। ऐसे छोटे मोटे फैक्ट्स किसी वनडे एग्जाम में या फिर प्रीलिम्स एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। चैट करता है, ये क्या करता है, चैट। अगर आप अपने किसी दोस्त से बात करते हैं तो वापस रिप्लाई भी आपका दोस्त वही करता है जो आप उससे पूछे होंगे। जैसे यदि आप किसी से पूछते हैं कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो आपको क्या जानकारी देगा, हमारे ज़िले में इतने स्कूल्स हैं और ये वाला स्कूल हिंदी मीडियम है, ये वाला स्कूल इंग्लिश मीडियम है, ये वाला स्कूल कोएड है, लड़का लड़की एक साथ पढ़ सकते हैं, ये वाला स्कूल सिर्फ लड़कियों का स्कूल है, ये वाला स्कूल सिर्फ लड़कों का स्कूल है। ऐसे आपका दोस्त जवाब देगा तो क्या आप उसके साथ दोस्ती करोगे, नहीं। ठीक है। इससे अच्छा तो हम गूगल के साथ दोस्ती कर लेंगे, लिखे और सीधे आ गया, ये सारी जानकारी आ जाती है गूगल में। इसका अलग रूप है चैट जीपीटी, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया उसका अलग ग्रुप है। अगर
अलग रूप है। अगर आप चैट जीपीटी से पूछते हैं कि तुम किस स्कूल में पढ़ते हो, तो वो सिर्फ बताएगा मैं फलाने स्कूल में पढ़ता हूँ। फिर आप उससे पूछेंगे किस कक्षा में पढ़ते हो, तो वो सीधे बताएगा मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ। आप उसको अगर ये बोलेंगे कि तुम्हारे कक्षा में कौन कौन सी किताबें यूज़ होती हैं, तो वो उन सारे बुक्स के नाम बताएगा। वो ये नहीं बताएगा कि 8वीं में ये क्लास पढ़े, ये किताब पढ़ते हैं, 12वीं में ये किताब पढ़ते हैं, इस किताब को आप अमेजोन से ले सकते हैं, इस किताब को आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। ऐसी जानकारी वो आपको नहीं देगा। वो आपको सीधा एक लिस्ट बना करके देगा, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ तो मेरा ये किताब है। समझ में आ गया? तो ऐसे ही आप इससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। खैर, ये सारे इसके उपयोग है और फ़ायदे हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अपने में एक अपडेट लेकर के आया है जिसमें आप फोटो का एनालिसिस भी कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ कस्टमाइज क्वेश्चन करना है तो उसका भी जवाब मिलेगा। ठीक है, देखिए चैट जीपीटी का 4 वर्जन अभी चल रहा है। 4 वर्जन में प्लगइन जो टूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लगइन वो टूल होता है जिससे चैट जीपीटी मुश्किल टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे प्लग इन्स याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हॉस्टल वार्डन का पेपर भी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद कितना प्लगइन्स मिलेंगे चैट जीपीटी 4 में? 1032 प्लगइन्स मिलेंगे। 1032 प्लगइन्स का मतलब क्या होगा? प्लगइन्स का मतलब है ये कितने प्रकार के डेटा को अलग अलग तरह से संप्रेषण कर सकता है। 1032 प्रकार से। ठीक है, लंबे लंबे प्रॉम्प्ट लिखने से बचें। इसके रिस्पांस पर फीडबैक जरूर दें। ये मैं आपको अगले स्लाइड में जब चैट जीपीटी के बारे में समझा रहा हूँगा तब बताऊँगा, बस आप इसको याद रखिएगा। लंबे लंबे प्रॉम्प्ट लिखने से बचें। आपको समझ में आना चाहिए ये केवल चैट जीपीटी के लिए नहीं है। अगर आप अपने किसी दोस्त से भी चैट कर रहे हैं तो लंबा मैसेज मत लिखा करो। समझ में आ रही है बात? लड़के तो इस बात पे खास कर ध्यान देना, लंबे लंबे मैसेज किसी को भी मत करो, बोर हो जाती है। समझ में आई बात? शॉर्ट बातें किया करो। ठीक, तो लंबे लंबे प्रॉम्प्ट्स लिखने से बचें। चैट जीपीटी के साथ भी यही करना है। इसके रिस्पांस पर भी फीडबैक जरूर दें। ठीक है, यहाँ पे डेटा एनालिसिस इसके फीचर में है। डेटा साइंटिस्ट जैसी विशेषज्ञता लिए हुए है चैट जीपीटी 4। तो इसका जो अपडेटेड वर्जन अभी चल रहा है वो 4 है। एक फैक्ट आ गया वनडे एग्जाम के लिए, चैट जीपीटी 4 चल रहा है अभी। कंपनी कौन सी है? तो ओपन एआई है। चैट जीपीटी क्या है? तो चैट करने वाला एक चैटबॉट है। क्लियर है? क्या कर सकता है ये आंकड़ों का विश्लेषण करने में भी अभी समर्थ है। दूसरा, फोटो का विश्लेषण करने में भी सहयोग करता है। कितने प्लगइन्स है इसमें? 1032 प्लगइन्स है। ये कुछ फैक्ट्स हो गए। हो सकता है चैट जीपीटी के बारे में एक सीधा सीधा सवाल आ जाएगा। ठीक है, अब मेंस वाले सेक्शन पे आते हैं। मान लो 2 या 4 नंबर का चैट जीपीटी पूछ ही दिया तो क्या लिखोगे? क्या है चैट जीपीटी? तो इसका अंग्रेजी में फुल नेम क्या है? चैट जनरेटिव प्रिंटेड ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो CHAT का चैट हो गया। उसके बाद G से जनरेटिव, P से प्रिंटेड और T से ट्रांसफॉर्मर। सोर्स क्या है इसका? ओपन एआई, उसी ने इसको बनाया है। अब इसकी विशेषता देखिएगा, कंटेंट तैयार करने में उपयोगी। ये कैसे कंटेंट तैयार करता है? मान लो आपको कोई किताब लिखनी है। किताब आप किस पे लिख रहे हो? बिलासपुर और गांधी चौक पे। तो आपने एक किताब लिखा, फिर उसको बताओगे मैं बिलासपुर और गांधी चौक के बारे में कैसे यहाँ लोग तैयारी करते हैं इसको समझाते हुए एक किताब लिखा हूँ। उसके लिए मेरे को आप शुरू में जो लिखते हैं ना अनुक्रमणिका या बना कर दीजिए, तो आपको सीक्वेंस में चैप्टर पूछेगा और अनुक्रमणिका बना करके दे देगा। आप सीधा उसको वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आपको उस अनुक्रमणिका में कुछ समझ नहीं आया, बीच में कुछ उसने ऐसा कर दिया जिसको इंग्लिश में लिख दिया, तो आप उससे बात भी कर सकते हैं कि इसको और रेक्टिफाई करो और पूरा हिंदी में दे दो। तो वो अपने चैट को सुधारेगा और सबको हिंदी में करके दे देगा। तो ऐसे आप उससे बात करके काम करवा सकते हैं। आपको कोई कंटेंट चाहिए, मान लीजिए आपको कलेक्टर को कोई लेटर लिखना है, तो आप बताइए कि हमारे मोहल्ले में ये फलाना फलाना इवेंट हो रहा है, अभी मेरी पढ़ाई का टाइम है और मेरे को कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। वो आपको एक लेटर लिख के दे देगा। फिर आप बोलोगे इसको हिंदी में अनुवाद करके दे, तो आपको हिंदी में अनुवाद करके दे देगा। अगर आप अपने ज़िले का भी नाम लिखते हैं तो आपके ज़िले के नाम के अनुसार वो आपको लेटर लिख के दे देगा। ऐसा काम कर रहा है चैट जीपीटी। ठीक है, तो कंटेंट तैयार करने में उपयोगी है। दूसरा, सवालों का रियल टाइम में जवाब देता है। इंपॉर्टेंट है, सवालों का रियल टाइम में जवाब। रियल टाइम का मतलब क्या होता है? जिस समय आप पूछे उस समय आपको जवाब मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको लेटर लिख दिए, अब वो बहुत टाइम तक सोचेगा फिर आपको जवाब दे देगा। विद इन सेकेंड्स ये आपको कंप्लीट कंटेंट बना करके दे देता है। ठीक है, आगे मुफ्त में उपलब्ध है, अभी फ्री में आप इसको चला सकते हैं। हाँ, कुछ लिमिट होता है 1 दिन का, लेकिन जितना भी लिमिट के अंदर में होता है वो सारा मुफ्त का होता है। शिक्षा, पत्राचार इत्यादि में उपयोग। पत्राचार में तो मैंने आपको बता दिया, शिक्षा में आप नकल मारने में यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? नकल मारने में। दोस्ती ये गलती मत करना। अभी शिक्षा में बहुत लोग इसको होमवर्क बनाने में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये गलत बात है। कहाँ पे यूज़ होना चाहिए इसका उपयोग होना चाहिए अगर आप कोई सेमिनार या कोई वेबिनार देना चाहते हैं और बहुत सारे फैक्ट्स हैं, तो उसमें से मिनिमम क्या पढ़ें, इसके लिए आप इसको बात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको वाटर कंजर्वेशन पे अभी तक के जितने भी कोफिशिएंट ऑफ पार्टीज में डिस्कशन हुआ है उसको आपको पढ़ना रहेगा। आप क्या करेंगे? वाटर कंजर्वेशन टॉपिक डालेंगे और कोफिशिएंट ऑफ पार्टीज जो COP होता है ना, पर्यावरण पे सम्मेलन, उसके जितने भी इस संबंधित डेटा हैं वो मेरे को लिख के दे दो। अब ये क्या करेगा? सबको ले आएगा। अब बोलेगा कि एटलीस्ट 100 वर्ड में मेरे को सबका सारांश बता दो, तो आपको इसका सारांश 100 वर्ड्स में लिख के दे देगा। आप उसको पढ़ लीजिए, किसी जगह पे आप प्रेजेंट कर दीजिए। ऐसे इससे काम लिया जाता है। तो इस तरह से ये शिक्षा में उपयोग होता है। और आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं मोबाइल में, सीधे सीधे OpenAI की वेबसाइट पे जाइए या फिर गूगल में ChatGPT लिखिए, वो सीधा वेबसाइट खोल देगा। वहाँ पे उसको डाउनलोड करके उससे चैट कर लीजिएगा। आगे लाभ क्या क्या है इसके? डायरेक्ट रिजल्ट प्राप्त होता है। मैंने आपको पहले ही समझाया, स्कूल का नाम पूछोगे तो पूरे जिले का स्कूल नहीं बताएगा। आप जो स्कूल, मतलब जिस आदमी के स्कूल के बारे में पूछना, सीधे सीधे वो बता देगा। ठीक। रेगुलर अपडेट होता है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो मैंने पहले आपको कहा था। अगर ChatGPT आपने ChatGPT से कुछ सवाल पूछा, वो आपको रिप्लाई किया, आपसे पूछेगा मेरा जवाब कैसा लगा, आप बोलोगे बढ़िया लगा, वो उसको दिमाग में नोट कर लेगा। आपके जैसे कोई और सवाल पूछा तो उस अच्छे जवाब को वो दे देगा। समझ में आई बात? अपने आप को अपडेट करता है। ये नहीं कि एक ही जवाब को पहले से रट के रखा हुआ है, आप कुछ पूछा और बता दिया। ठीक। तो उसमें लिखा भी हुआ था ना कि लंबे लंबे सवाल ना पूछें और क्या करें, आप इनको फीडबैक देते रहें। छोटा सवाल पूछेंगे तो आंसर भी स्पेसिफिक आएगा तो एग्जैक्ट उस सवाल के लिए इसके पास डेटा इकट्ठा हो जाएगा। आप जैसा कोई और आदमी अगर उस डेटा को खोजने आता है तो उसको एग्जैक्ट वो आंसर दे देगा। आप फीडबैक नहीं देंगे, ये काम नहीं करेगा। जैसे दोस्ती में भी ये अप्लाई करना चाहिए। अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसको बताओ कि वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गई बात? ठीक। इसके बाद फीडबैक आधारित प्लेटफॉर्म अभी समझा चुका है इसको। उपयोग में आसान, नॉर्मल किसी से व्हाट्सएप चैट करते हो भाई वैसे ही करना रहता है। डरना मत, चालू करो और बात करना स्टार्ट कर दो। टाइम की बचत करता है, करेगा ही। ठीक है। आगे नुकसान, एक ही भाषा का प्रयोग, मतलब जब आपको इससे बात करनी होगी ना, ये आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दे देगा, लेकिन आप इसे हिंदी में पूछेंगे भाई मैं कैसे पढ़ूँ तो नहीं बताएगा ये। आगे बात समझ में, आपको लिखना ही पड़ेगा हाउ टू स्टडी। फिर ये बताएगा कि दिस आर मेथड्स बाय विच यू कैन स्टडी। तो आप बोलेंगे आई डोंट नो प्लीज़ रिप्लाई इन हिंदी, तो आपको हिंदी में रिप्लाई करके देगा। लेकिन आप इसको ये कहेंगे मैं नहीं जानता, मुझे हिंदी में रिप्लाई करके दो, नहीं करेगा। ठीक है। तो अभी तो एक ही भाषा सीख रहा है ये, इंग्लिश। कई सवालों के जवाब उपलब्ध नहीं है। जैसे मैं आज क्या खाना खाया, इसका जवाब इसके पास नहीं है। मैं कल क्या खाना खाऊंगा, इसका जवाब इसके पास नहीं है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी तक किसी ने फीडबैक नहीं दिया या फिर अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे कुछ सवाल ये आंसर नहीं कर सकता। ठीक है। नैतिक प्रभाव में कर्मण्यता की कमी। अच्छा, कई सवालों के जवाब इसके पास उपलब्ध नहीं है। जैसे मान लीजिए रमन डेगा छत्तीसगढ़ के क्या बनने वाले हैं? राज्यपाल बनने वाले हैं। ठीक। अगर किसी न्यूज़पेपर में आया और जस्ट उसके अगले सेकंड आप पूछने वाले हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन बनने वाले हैं, इसमें किसी ने पूछा ही नहीं, वो अपडेट ही नहीं हुआ, तो उसका आंसर कैसे दे देगा? आपको नहीं दे सकता। ठीक है। नैतिक प्रभाव कर्मण्यता में कमी, मतलब मैंने आपको समझा दिया ना कि कैसे वेबिनार सेमिनार किया जाता है। अब आप में से कई महान लोग ऐसे होंगे, ChatGPT जाएंगे और उसमें सीधे सीधे लिख देंगे कि मेरे को गुड कौन सा है यार, वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ना है, उसको मेरे को कम करके दे दे। अब आप जिसको अच्छे से समझ के पढ़ सकते थे, मान लो आप CGPSC के स्टूडेंट हो, तो आप क्या कहोगे उसको? मेरे को प्राचीन छत्तीसगढ़ पूरा पूरा पढ़ना है, लिख के दे दे। ये आपको देगा, इसका सार निकाल के निकाल देगा। सोमवंश का एक राजा का नाम आपको बता देगा, पांडु वंश के एक राजा का नाम बता देगा, कलचुरी वंश के 2 राजा का नाम बता देगा। पढ़ के चल दिए, कर्मण्यता में कमी, और फिर प्रीलिम्स में टॉप कर दोगे। ठीक है। तो ये कमी हम में लाता है, नुकसान है इसके। उसके बाद बौद्धिक क्षमता विकास में बाधक है। डेफिनेटली अगर आपकी जगह कोई और सोच रहा है तो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग तो हो ही नहीं रहा है, तो आपकी बौद्धिक क्षमता कम होगी। इसीलिए उतना ही यूज़ करो जितना आवश्यकता है, पहले अपना दिमाग लगा लो। आगे ChatGPT वर्सेस गूगल, मैं आपको स्कूल वाले एग्जाम्पल से समझा चुका हूँ। इनकेस अगर आप किसी को स्कूल पूछते हैं
तो गूगल में टाइप करेंगे तो आपको सारे स्कूल्स के लिस्ट पर आएगा, लेकिन चैट जीपीटी करेगा एग्जैक्ट जो आप पूछे वो आपको रिप्लाई करेगा। समझ में आ गई बात। दूसरा, गूगल के पास भी अपना एक चैटबॉट है। चैट जीपीटी गूगल का नहीं है, ओपन एआई का है। गूगल के पास जो चैटबॉट है उसका नाम जेमाइनी है, GEMINI, ठीक है, याद रखिएगा। गूगल के चैटबॉट का नाम जेमिनी है। आगे है 4 नगर पालिकाओं में होगा मोर संगवारी योजना का विस्तार। इससे पहले ये बता दो मेरे को कि मोर संगवारी योजना क्या होता है। मोर संगवारी योजना में आप 27 प्रकार के अलग अलग प्रकार की सेवाएं ऐप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको डायल करना पड़ेगा 145 तो 145 पे अगर आप कॉल करेंगे तो उसमें आपको आगे टोल फ्री नंबर पे बात किया जाएगा और फिर 27 प्रकार की जो सेवाएं हैं वो आपको घर पहुंच प्रदान की जाएंगी कुछ पैसा लेकर के। अभी तक 14 नगर पालिका और 2 नगर पंचायत में ये संचालित की जा रही है। अब इसका 4 नगर पालिकाओं में और विकास होगा, विस्तार होगा। कौन कौन सा है? तो एक मंदिर हसौद में होगा, दूसरा बाकी मोगरा कोरबा में होगा, तीसरा पंडरिया कवर्धा में होगा और चौथा लोरमी मुंगेली में होगा। समझ में आ गया। तो इन 4 नगर पालिकाओं में इसका विकास होने वाला है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये नगर के अंतर्गत आ रहा है, तो इसमें शहरी विकास मंत्रालय का उपयोग होगा। क्या है? राज्य शहरी विकास अभिकरण यानी सूडा, इसका उपयोग होना है। कौन है हमारे मंत्री इससे संबंधित? हाँ, माननीय अरुण साव जी, ठीक है। शहरी विकास मंत्रालय उन्हीं के अंतर्गत है। तो अरुण साव जी जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके अंतर्गत ये विभाग आता है। विस्तार हो रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा सा मेंस के कंटेंट में आकर के देख लेते हैं। मोर संगवारी योजना लोगों को जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, दुकान एवं स्थापना पंजीयन, राशन कार्ड, जाति, आय, निवास आदि प्रमाण पत्र की सुविधा प्रदान की जा रही है। बहुत ही जल्दी इसका ऐप भी लॉन्च होने वाला है। ऐप में जाकर के अभी जो फ़ोन लगाना पड़ेगा कितने पे? 14545 पे। लेकिन जब ऐप आ जाएगा तो आप ऐप के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं? ऑर्डर कर सकते हैं। सीधे जोमेटो जैसे आ जाएगा राशन कार्ड घर में, ठीक, पैक होके। आगे, छत्तीसगढ़ के श्रमिक कहीं भी रहें उसे योजनाओं का लाभ मिलेगा। किन्होंने कहा? माननीय मंत्री जी। कौन है? श्री लखनलाल देवांगन जी, कोरबा के मंत्री जी हैं। देखते हैं, इसका फ़ायदा ये है कि छत्तीसगढ़ में जो भी प्रवासी मजदूर होते हैं वो किसी दूसरे राज्य में काम करने गए, अभी किसानी ख़त्म होगा, ये चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कोई जम्मू कश्मीर जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई हैदराबाद जाएगा, अलग अलग जगहों पे काम करने जाएंगे। ऐसे 10 राज्य सेलेक्ट किए गए हैं जहाँ पे हमारे यहाँ का मजदूर केंद्र बनाया जाएगा या राज्य केंद्र बनाया जाएगा। उसका कुछ नाम भी रखने की योजना थी। जब ये खुलेगा तो उनका एक नाम रखा जाएगा मोर चिन्हारी भवन, जहाँ पे इन केंद्रों पे जा करके ये डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ। जो केंद्र बनाए जाएंगे 10 राज्यों में, उनका नाम होगा मोर चिन्हारी भवन। ठीक है, वहाँ जा करके जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में, यहाँ जा करके इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखा गया है, अभी आपको बताते हैं इन योजनाओं को डिटेल में। पहला है छत्तीसगढ़ मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो छत्तीसगढ़ छात्र छात्रा यानी मेधावी छात्र या छात्रा जो होंगे उनके शिक्षा को प्रोत्साहन किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के छात्र को 5000 रुपये और छात्रा को 500 एक्स्ट्रा 5500 रुपये दिया जाएगा। स्नातक कक्षा के छात्र को, स्नातक मतलब कॉलेज यूजी, ठीक है, उनको 7000 रुपये दिया जाएगा और छात्रा को फिर से 500 ज़्यादा 7500 रुपये दिया जाएगा। सभी स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को 10,000 रुपये और छात्रा को फिर से 500 एक्स्ट्रा 10,500 रुपये दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं के प्रदेश स्तरीय में मेरिट में अगर टॉप 10 में ले आते हैं तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा। अच्छी बात है। ITI, IIT, इंजीनियरिंग, मेडिकल और नर्सिंग में कॉलेज में अगर आप प्रवेश लेते हैं तो आपको 2000 रुपये मिलेगा। ठीक है, श्रमिक के बच्चों को यह सुविधा दूसरे राज्यों में भी मिलेंगी। आगे क्या है? ये दिव्यांग सहायता योजना। उससे पहले मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना। इसमें यदि निर्माण श्रमिक मृत्यु हो जाता है तो उसके परिवार को 1 लाख रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। निर्माण के समय स्थायी दिव्यांगता अगर उनमें आ जाती है, किसी श्रमिक में स्थायी होगा, स्थायी लिखा है। ठीक है, कितने रुपए दिए जाएंगे? 50,000 रुपये। इसके बाद मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना। तो असंगठित कर्मकार सिलाई मशीन सहायता योजना के अंतर्गत कर्मकार कितना दिया जाएगा? पात्र व्यक्ति को 1 सिलाई मशीन दिया जाएगा। 1 सिलाई मशीन का मूल्य राशि राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा निर्धारित पर देय होगा।
आगे देखिएगा, छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिकों को बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, जिला स्तर पर 1000 रुपये दिया जाएगा। श्रमिक के बच्चे अगर खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जिला स्तर पर 1000 रुपये, संभाग स्तर पर 2000 रुपये, राज्य स्तर पर 5000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर पर फिर यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर। एक तो टाइपिस्ट लोग कम मिलते हैं, ऊपर से जो मिलते हैं वो ऐसी गलतियाँ करते हैं, थैंक्स टू टाइपिस्ट। तो राष्ट्रीय स्तर पर 50,000 रुपये दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ श्रमिक निर्माण ई रिक्शा सहायता योजना, ई रिक्शा खरीदने के लिए सहायता प्रदान किया जाएगा। कितना रुपए? 1 लाख रुपए। कोई श्रमिक है जो निर्माण में पंजीकृत है, उनको यह सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अटल पेंशन योजना, तो 50% लाभार्थी के अंशदान का 50% या फिर 1000 रुपये जो भी कम हो भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मंडल द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 1200 रुपये का अंशदान दिया होगा। लाभार्थी को 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का मासिक पेंशन का लाभ 60 वर्ष की आयु के बाद अंशदान से मिलेगा। मतलब सरकार उसके नाम से पैसा जमा कर रही है, 60 वर्ष के बाद उसको पैसा मिलने वाला है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, मेंस में लिखने के काम आएगा, प्रीलिम्स में डायरेक्ट सवाल पूछ दिया, काम आएगा। आगे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, बच्चियों को कितने पैसे मिलने वाले हैं? 20-20 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है, तो जो पंजीकृत किसान हैं उनकी पहली पंजीकृत श्रमिक हैं उनकी पहली 2 बेटियों को 20-20 हज़ार रुपये मिलेगा उनके भविष्य के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। एंड ऑफ स्लाइड्स लो की किया तो एग्जिट क्लिक करना है भाई। ठीक है, आपको शुक्रिया बोलना है। शुक्रिया आप सभी का, करंट अफेयर में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ज्ञान आप किसी को कोई दे सकते हैं पर कोई आपका ज्ञान आपसे लूट नहीं सकता। आपकी सारी संपत्ति आपसे लूट सकता है, ज्ञान कभी नहीं लूट सकता। ठीक है, आपके पास कितना भी टैलेंट हो लेकिन आपको एक व्यक्ति हरा सकता है। कौन? जो रेगुलर मेहनत कर रहा है। इसीलिए बार बार कहता हूँ, मेहनत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो कोई मेहनत करके आएगा और आपको हटा करके वो सीट ले जाएगा जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, नौकरी कभी भी मांगने या पाने की चीज़ नहीं है। आज के समय में ये छीनने की चीज़ है। कैसे छीन सकते हैं? आप ज़्यादा मेहनत करके। कॉम्पिटिटिव है ज़माना, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नाम ही कंपटीशन है दोस्त, सामने वाले से कॉम्पीट करना है, खुद को कल आज से बेहतर बनाना है। कोशिश इसी को करते रहिए। करंट अफेयर में हम ऐसे ही आपके लिए चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जहाँ पे आप क्या कर पाएंगे, जो भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड मेंस के टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। समझ में आ गई बात? इसको सुनिए और अगर आप इसमें कुछ टॉपिक आपके दिमाग में चमकता है, जैसे आज मैंने आपको पढ़ाया ओपन एआई का क्या पढ़ाया है, चैट जीपीटी पढ़ाया है। अब उसके साथ ही साथ में डीप फेक भी एक टेक्नोलॉजी है, उसको खोज करके पढ़ लो। ऐसे ही लिंक करके पढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ जहाँ कुछ और करंट अफेयर की चीज़ें, साथ ही साथ उसके स्टैटिक पार्ट का एक सेक्शन रहेगा जिसको हम डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात? और इसके बाद अभी सावन का महीना चल रहा है, इसमें रायपुर के महादेव घाट के पास हटकेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी एक झलक छत्तीसगढ़ के कल्चरल डिपार्टमेंट से आपको इस वीडियो के थ्रू देखने को मिलेगी। प्लीज़ ये वीडियो देख करके जाइएगा। हर हर महादेव। और फिर कल मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। ठीक है, शुक्रिया।